गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 8 की और हमारे चैप्टर था 1 और प्रकरण का नाम है हमारा वर्णोच्चारण स्थानानी। वर्णोच्चारण स्थानानी। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही चैप्टर आपको रीड करवाया था, पढ़ाया था, यही वाला चैप्टर जिसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका था। हाफ पार्ट में मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था और स्वरों के भेदों के बारे में बताया था। ठीक, अगर किसी ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में आप ये सेकंड वीडियो देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा पहला जो वीडियो था, पहले वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने स्वरों के भेदों के बारे में बताया था कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा था, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आपको। उसके बाद में जो दूसरा जो भेद था वो हमें पढ़ना था, और जो दूसरा भेद है वो था हमारा व्यंजनानी। वो हमारा क्या है बच्चों? व्यंजनानी यानी व्यंजन। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो स्वर है उसकी परिभाषा मैंने आपको समझाई थी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट हमारे व्यंजन की परिभाषा होगी। इसके जस्ट अपोजिट यानी इसका जस्ट उल्टा किसकी परिभाषा होगी? व्यंजन की परिभाषा होगी। अब बच्चों, वर्ण जो व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं बच्चों के? ये व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है बच्चों? स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अब आप बोलेंगे मैम स्वरों की सहायता कैसे ली जाएगी? तो देखिए, मैंने आपको समझाया था कि व्यंजन में स्वर जुड़े हुए होते हैं। हर एक व्यंजन क्या कहते हैं ना, स्वर से बना हुआ होता है। और आपको इतना भी पता है कि जो स्वर की जो मात्राएं होती हैं, स्वरों से ही मात्राएं बनती हैं। या तो व्यंजन में कोई ना कोई मात्रा लगी हुई होती है, तो मात्रा जुड़ी हुई होती है और मात्रा हमारी स्वर होती है। अगर किसी में कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है तो उसमें अवर्ण जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ रहता है? अवर्ण। आप कोई सा भी अक्षर बोल लो, प, च, ट, क, आपको पीछे की ध्वनि में अ सुनाई देगा। उसके उच्चारण में आपको क्या सुनाई देगा? अ। और ए ही हमारा क्या है? स्वर। इसलिए जो व्यंजन होते हैं ये ऐसे वर्ण होते हैं बच्चों जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। देखो, ये शाम वर्णानाम उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में सहायन एवं भवति, है ना, जिनकी सहायता ली जाती है। मतलब ये कैसे वर्ण होते हैं? इनको उच्चारण करने में सहायता ली जाती है। और वो सहायता किसकी ली जाती है बच्चों? वो सहायता ली जाती है स्वर की सहायता ली जाती है। वो किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की सहायता ली जाती है। वो मैंने सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई होंगी, तो यहाँ पे स्वरेण आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन। ये शाम वर्णानाम उच्चारेण स्वरेण सहायेन एव भवति। स्वरेण सहायेन एव भवति। तो समझ में आया बच्चों आपको कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है वे क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन के बच्चों 3 भेद होते हैं। जैसे स्वर के भी मैंने आपको क्या बताए थे? 3 भेद बताए थे। उसी प्रकार जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं देखिए। व्यंजनानि त्रिविधा सन्ति। व्यंजनानि
त्रिविधा संति, यानी व्यंजन के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो पहला होता है स्पर्श वर्णा, पहला क्या होता है बच्चों, स्पर्श वर्णा। दूसरा होता है अंतस्थ वर्णा, दूसरा होता है अंतस्थ वर्णा। और तीसरा होता है ऊष्म वर्णा। तीसरा क्या होता है बच्चों, ऊष्म वर्णा। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद में ऊष्म व्यंजन। अब देखो बच्चों, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो उनकी जो वो कुल होते हैं वो होते हैं 25, यानी पंचविंशति 25। जो हमारे स्पर्श जो वर्णा होते हैं वो कितने होते हैं, पंचविंशति होते हैं, यानी 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों। और अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो हमारे 4 होते हैं और ऊष्म जो वर्ण होते हैं वो भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा था वो था स्पर्श वर्णा। वो हमारा क्या था बच्चों, स्पर्श वर्णा। मैंने आपको बताया कि स्पर्श वर्ण हमारे कितने होंगे, 25 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 25 होंगे। अब वो 25 वर्ण यानी 25 व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, क से कबूतर से लेकर ग से ज्ञानी तक, और आप सबको ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के बारे में बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि आपने शुरू से पढ़े हुए हैं। तो इन्हीं में ही ये क्या है, इसी वर्णमाला के अंदर ये तीनों भेद डिवाइड हो रखे हैं क्योंकि ये सारे व्यंजन हैं। ठीक है। और इन्हीं व्यंजनों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले जिसमें बांटा गया है उसका नाम है स्पर्श व्यंजना, जो 25 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो चलो देखते हैं। जो पहला जो क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन है वो होता है क वर्ग। क वर्ग यानी जो क वाली पूरी लाइन, यानी क, ख, ग और घ और ण, ये जो पूरी लाइन है बच्चों ये किसके अंतर्गत आती है, ये क वर्ग में आती है। किस में आती है बच्चों, क वर्ग में आती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं जो 25 होते हैं और उनमें हम कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पहला जो है वो क वर्ग आएगा। इसमें क वर्ग में पूरी लाइन आएगी, क, ख, ग, घ, ण। समझ में आया बच्चों। उसके बाद में नीचे कौन सी लाइन आती है, उसके बाद में आती है च वर्ग। ठीक है। च वर्ग में च वाली लाइन पूरी आएगी, च, छ, ज, झ, ण। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, च, छ, ज, झ, ण आ गया। चलिए और उसके बाद में देखिए ट वर्ग। उसके बाद में जो च वर्ग के बाद में ट वर्ग आता है तो ट वर्ग की पूरी लाइन आएगी, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद में देखो बच्चों त वर्ग आएगा। कौन सा वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग वाली पूरी लाइन आएगी। समझ में आया बच्चों। उसके बाद में फिर प वर्ग आएगा। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग की पूरी लाइन आएगी। अब देखिए एक वर्ग के अंदर 5 व्यंजन है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी लाइन्स है, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 × 5 अगर करेंगे तो हम कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है। यानी 5 फिर 5 10 फिर 5 15 फिर 5 20 और फिर 5 25। तो यही पूरा यहाँ से लेकर ये किस में आ जाएंगे, हमारे स्पर्श व्यंजन में। किस में आ जाएंगे बच्चों, स्पर्श व्यंजन में। समझ में आया। इस कहने का क्या मतलब है, यानी क से कबूतर से लेकर म से मछली तक जितने भी वर्ण हैं, क से कबूतर से लेकर म से मछली तक सारे व्यंजन किस में आएंगे, स्पर्श व्यंजन में आएंगे, यानी स्पर्श वर्णा में आएंगे। समझ में आ गया ये आपको, ये एक समझ में आया बच्चों आपको। चलिए आगे चलते हैं। जो सेकंड है हमारा बच्चों वो है अंतस्थ वर्ण। कौन सा है, अंतस्थ वर्ण। अब बच्चों देखिए अंतस्थ वर्ण, अब आपने जब लिखा होगा कैसे कबूतर लिखते तो प वाली लाइन के नीचे कौन सी लाइन आती है, ये वाली लाइन आती है, य, र, ल, व आती है ना। जब हम लाइन से जब पूरे वर्ण लिखते हैं तो प वर्ग के बाद में ये वाला वर्ग आता है जो य, र, ल, व। तो सिर्फ ये 4, इसकी जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन में 4 वर्ण है तो
तो ये चारों वर्ण बच्चों किस में आ जाएंगे, ये हमारे अंतस्थ वर्ण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अंतस्थ वर्ण में आ जाएंगे। और ये हमारे कितने होंगे, चत्वारी यानी 4। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए जो थर्ड वो है ऊष्म वर्ण। अब बेटा य र ल व, उसकी नीचे वाली जो लाइन है वो कौन सी होती है, वो होती है श श स ह, श श स ह। ठीक है, इसमें भी कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। ये हमारी जो लाइन है वो आएगी ऊष्म वर्ण के अंतर्गत। वो किस में आएगी बच्चों, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत। तो समझ में आया आपको। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं क से लेकर म तक। उसके बाद अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं य र ल व। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा आया, ऊष्म वर्ण, जो भी हमारे क्या कितने होते हैं, 4 होते हैं श श स है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके भेद समझ में आए बच्चों आपको। डेफिनेशन मैंने आपको समझाई दी है, उसके बाद इसके भेद समझा दिए हैं। तो यहाँ पर आपका स्वर और व्यंजन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैंने ये चीज़ बताई थी आपकी वर्णोच्चारण स्थानानी, यानी वर्णों के उच्चारण का स्थान कहाँ कहाँ होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई जब हम वर्ण बोलते हैं, जैसे क बोला मैंने, तो क में हमारा जो वायु है यानी जो स्वर है वो कहाँ से निकल रहा है, वो कंठ से निकल रहा है कि तालु से निकल रहा है, कहाँ से टच होके निकल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्णो उच्चारण स्थानानी। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। वर्णा नाम उच्चारण स्थानानी, वर्णा नाम उच्चारण स्थानानी, वर्णों का उच्चारण स्थान। ये क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो देखिए सबसे पहले जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा कंठ। कंठ यानी ये कंठ होता है ना बच्चों। तो यहाँ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, यानी कौन कौन से व्यंजन यहाँ से, कौन कौन से स्वर, कौन कौन से वर्ण यहाँ से निकलते हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो कंठ है, कंठ से हमारा जो स्वर में अ और आ, स्वर से कौन सा आएगा, अ और आ। उसके बाद में क वर्ग। यहाँ क वर्ग से मेरा क्या मतलब है बच्चों, क वर्ग से मेरा मतलब है क की पूरी लाइन। तो पूरी लाइन कौन सी होगी, क ख ग घ। समझ में आया आपको, मतलब 4 वर्ण आएंगे इसमें, क ख ग घ, ण नहीं आएगा। ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों क वर्ग में जो लास्ट वाले जो हैं आपके, इसमें सिर्फ चार वर्ण आएंगे स्टार्टिंग के। जो लास्ट वाला जो वर्ण है ण ण न म, ये वाले नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको। एक तो अ आएगा, एक आपका क वर्ग में 4 वर्ण आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के। उसके बाद में ह आएगा, ठीक है, और फिर विसर्ग आएगा। क्या आएगा, विसर्ग आएगा। तो अगर आपसे पूछे चलिए बताइए कि कंठ के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको सीधा माइंड में क्लिक करना है कि स्टार्टिंग में स्वर के ए आ, उसके बाद में क वर्ग, और क वर्ग में स्टार्टिंग के 4 वर्ण, ठीक है, यानी क ख ग घ। ठीक है, उसके बाद में फिर ह और फिर एक विसर्ग। अब विसर्ग को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कैसा होता है, ह। तो यानी विसर्ग और है को जोड़ दो तो विसर्ग और है दोनों कंठ में आएंगे। समझ में आया आपको। उसके बाद में जो हमारा है तालु, उसके बाद में बच्चों क्या है, तालु। देखो बच्चों, तालु में अ और आ के बाद में क्या आता है, ई आई, है ना, ई आई आता है। तो ई आई और च वर्ग का वही मैंने आपको बताया था, 4 वर्ण, लास्ट वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ई आई च वर्ग और य और श और जुड़ जाता है, यानी जो मैंने आपको बताया था अंतस्थ वर्ण का पहला वर्ण य और ऊष्म वर्ण का पहला वर्ण श। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे, यानी ई आई च वर्ग और य और श, ये हमारे तालु में आ जाएंगे। उसके बाद में देखो मूर्धा। तालु से क्या मतलब है बेटा, कि जब बोलते हैं तो जो हमारी जीवा है वो तालु से टच करती है, ई मतलब तालु से आवाज़ निकलती है। ठीक है, उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा में कौन कौन से आएंगे बेटा, अब ई आई के बाद में ऊ औ को छोड़ दो। ठीक है, ऊ औ के बाद में री और बड़ा री ले लो। कौन सा, री, एक छोटा री और एक
बड़ा री ले लो तो री और बड़ा री और ट वर्ग। ट वर्ग में लास्ट वाला नहीं आएगा, वही 4 वर्ड आएंगे ट ठ ड ढ। समझ में आया? तो 4 वर्ण तो ट वर्ग के और री और बड़ा री, तो ये आ जाएगा हमारा मूर्धा में। ये किस में आ जाएगा बच्चों? मूर्धा में। ठीक है, उसके बाद में है दंता। दंता से क्या मतलब है? जिसमें दंत, जिसमें ये दांत टच होते हैं, ठीक है, उसे दंता कहते हैं। दंता में एक तो लिरी आएगा, कौन सा आएगा? लिरी। जो हमारे स्वर में जो लिरी था वो आ जाएगा। और जो त वर्ग है, त वर्ग में भी कौन कौन से? सिर्फ 4 वर्ण, स्टार्टिंग के 4 वर्ण त थ द ध, यानी सिर्फ ये। ठीक है, तो ये री त वर्ग और उसके बाद में ल और स, ल और स भी किस में आ जाएंगे? हमारे दंता में। ये भी किस में आ जाएंगे? दंता में। यानी जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारा जो स्पर्श होता है जीभ का वो दंत से होता है। देखो जब बोल के देख लो, ता था द, टच हो रहा है आपके दांतों से, क्या हो रहा है? टच हो रहा है ना, तो इसलिए इसे दंता कहते हैं। ओके, उसके बाद में देखो ओष्ठ। ओष्ठ यानी आपके होठ, यानी आपके जो होठ हैं वो गोल हो जाते हैं। ऐसे वर्ण जो होठ के बोलने पर होठ उनके गोल हो जाते हैं, उनसे टच करते हैं, जैसे ऊ हो गए मेरे, आऊ। ठीक है, उसके बाद में पा, पा, दोनों जो मेरे ऊपर नीचे के होठ हैं वो टच हो रहे हैं, पा प ब भ, है ना। तो प वर्ग के वही 4 वर्ण, लास्ट का नहीं लेना है, और साथ में ऊ और औ अब हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस में याद करना है कि कंठ के बाद तालु आएगा, तालु के बाद मूर्धा आएगा, फिर दंता आएगा। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ आएगा, आपको ऐसे याद करना है। ओके, उसके बाद में देखो नासिका। अब नासिका के अंदर मैंने आपको जो लास्ट के जितने भी वर्ण आपको छोड़े थे, ठीक है, जो क वर्ग का लास्ट में ण, च वर्ग का ण, ट वर्ग का ण, ठीक है, ये त वर्ग का न और प वर्ग का मैं, तो ये जो लास्ट के जितने भी जो मैंने आपको छोड़े थे वो सब नासिका में आएंगे। यानी इनको जो बोलते हैं ना इन वर्णों को, या फिर तो जो हवा है वो हमारी नासिका से निकलती है, यानी हम ये नासिका से निकलते हैं ये स्वर। ठीक है, नाक से निकलते हैं, इसलिए इसे नासिका इनका स्थान है। तो ये सारे ये इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से? ण, मैं, ण, न। ठीक है, उसके बाद में जो अनुस्वार, अनुस्वार मैंने आपको पढ़ाया था अयोग वाह में, जो अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदी लगती है वो अनुस्वार में आता है, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, ये भी सब, ये इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नाक। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक होता है, इसलिए इसे नासिका के अंतर्गत ये सारे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है कंठ और तालु, मतलब ऐसे वर्ण जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, तो उनमें सिर्फ 2 आएंगे, एक तो ए और एक आई। ए और आई, ये 2 ऐसे हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। उसके बाद है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? जो कंठ और होठ दोनों से बोले जाते हैं, यानी इनको बोलने में दोनों की सहायता ली जाती है। जैसे कि कौन से? ओ औ, ओ औ। अब देखो ओ बोलो, आपकी जो आवाज़ है वो क्या कहते हैं? कंठ से निकलती है, लेकिन और आपके जो होठ हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो भी चल रहे होते हैं। ठीक है, यानी दोनों इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये किस में आएंगे? कंठोष्ठ में। और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? ओ और औ। समझ में आ गया? दंतोष्ठ में, सॉरी, कंठ तालु में ए आई, उसके बाद कंठोष्ठ में ओ औ, और दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ यानी ये दांत से और होठ से दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं, तो इसमें सिर्फ एक आता है व। व, देखो व। ठीक है, तो ये देखो व, इसमें मेरे होठ भी टच हो रहे हैं और मेरे दांत भी टच हो रहे हैं, तो ये दंत और होठ दोनों को मिक्स करके बोले जाते हैं, जो कौन सा होता है? हमारा व। समझ में आया? अब देखो बच्चों, इसको अब कभी कभी आपको इतना याद भी ना हो, तो यहाँ पर जो हमारी बुक है, यानी जो आपकी जो संस्कृत वाली बुक है, इसके अंदर पीछे आपके जो दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णानाम उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं ना, तो आप इसको देखिए और यहाँ पे आपको हर एक का आपको सूत्र मिल जाएगा। हर जो एक स्थान है, उच्चारण स्थान है, उसका एक सूत्र मिल जाएगा। जैसे देखो कंठ है, तो कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अकु यानी अ आ, और फिर उसके बाद कु यानी क वर्ग, और उसके बाद में फिर ह और फिर विसर्ग आ गया ना। तो आपको अगर ये सूत्र ही भी याद हो गए तो भी आपको पता चल जाएगा कि कंठ के अंदर क्या क्या आएगा। उसी तरह से तालु का देखो, ई चू ये शानाम, ईचू ये शानाम, तो ईचू याना में यानी ई आई और च यानी च वर्ग, और उसके बाद में य और श।
यही बताया था मैंने आपको। उसके बाद में देखो मूर्धा का क्या है, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम। इसमें देखो री भी आएगा, छोटा री, बड़ा री, ट वर्ग और एक र और एक श भी आएगा, र और श भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई होंगी मैं, यहाँ पर मूर्धा के अंदर हमारा र और श भी आ जाएगा, र और श भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो, उसके बाद ओष्ठ का है, तो ओष्ठ में देखो ऊ पू पदामिनियान मोष्टो, तो इसमें ऊ आ जाएगा। ठीक है। ओष्ठों में क्या, सॉरी मैंने आपको दंता नहीं बताया और डायरेक्ट आपको ओष्ठ बता दिया, सॉरी। तो सबसे पहले मैं दंता पे वापस चलती हूँ और मैं आपको दंता बताती हूँ। देखो दंता का लृ तुसाला नाम दंता, तो इसमें क्या आ जाएगा, लृ आ जाएगा और त वर्ग आ जाएगा, ल आ जाएगा और स आ जाएगा। तो आ गया ना, इसमें ल भी आ गया, स भी आ गया, त वर्ग की आ गया, लृ भी आ गया। तो शॉर्ट में अगर आपको याद करना है तो आप इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा, आपको सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ओष्ठ को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उपबधामान्य ओष्टो, इसमें देखो क्या कहते हैं, लृ होता है। ठीक है। ओष्टों में एक ऊ होता है, प वर्ग होता है। ठीक है। उसके बाद प वर्ग में वाले एक उपाध्यान, एक होता है उपमाद, ये होता है उपपधामान्य, एक जो इसमें ये अलग होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है तो आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस इतना ध्यान लीजिए इसमें ऊ और प वर्ग होता है। ओके। उसके बाद में नासिका, नासिका में जितने भी ण मण ना नाम, ठीक है। उसके बाद नासिका, उसके बाद कंठ तालु में एतदोह कंठ तालु यानी ए ओ, ए और आई। उसके बाद कंठोष्ठ में सूत्र ओदोतो, ओदोतोह और कंठोष्टम, तो इसमें ओ और औ आ जाएंगे। उसके बाद दंतोष्ठ में वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य यानी व, जो हमारा किसमें आएगा, दंतोष्ठ में आएगा। तो ये आपके यहाँ पर आज आपका जो वर्णोच्चारण स्थानानी है वो पूरा हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे गृह कार्य की तरफ। अब आपको बच्चों गृह कार्य में क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे ये जितना भी लिखा है तो ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है, आपकी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में फिर व्यंजन के भेद लिखने हैं, व्यंजनानि त्रिविधा सन्ति। उसके बाद में फिर उसके भेदों के नाम, वो भेदों में नाम में वो कौन कौन से होते हैं वो सारा लिखना है। उसके बाद में आपको ये वाला करना है जिसमें उनका उच्चारण स्थान है, आपको ये पूरा का पूरा लिखना है और साथ में जो यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है वो सूत्र भी आपको पूरा लिखना है। तो ये आज आपका होमवर्क है और जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाए आप स्कूल में आके अपनी नोटबुक को चेक करवा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।